हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूं। आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की कहानी सुनाऊंगी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। 2 जुलाई 1995 की रात थी। लगभग 11 बजे थे। जनपथ रोड कनॉट प्लेस में एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती हैं। कुछ देर तक जब वो आग की लपटें लगातार बढ़ने लगती हैं तो वहां पर अनारो देवी नाम की एक सब्जी बेचने वाली औरत चिल्लाती है कि आग लग गई है, आग लग गई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गश्त कर रहे होमगार्ड चंद्रपाल और कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी वहां पहुंच जाते हैं। अब्दुल नजीर जब अंदर झांककर देखने की कोशिश करते हैं तो उस रेस्टोरेंट में उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वे होमगार्ड चंद्रपाल को बाहर ही रहने को कहते हैं और खुद अंदर जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम तंदूर में क्या जला रहे हो? तो वो जवाब में कहता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उन्हें उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और वो पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो केशव उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे, और वो उन्हें कन्विंस कर लेता है। अब्दुल नजीर कुंजू बाहर तो आ जाते हैं मगर उन्हें कुछ शक होता है क्योंकि एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जैसे कि मांस को बटर में फ्राई किया जा रहा हो। उन्हें यह भी डर था कि कहीं इस तंदूर की लपटों से आसपास के घरों में आग ना लग जाए। इसी डर के चलते वो थोड़ी देर के बाद पीछे की दीवार से कूदकर सीधा अंदर चले जाते हैं। इस बार फिर केशव उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग पुराने पोस्टर जला रहे हैं, मगर केशव के घबराए हुए बर्ताव को देखकर उनमें शक पैदा हो जाता है और वो जबरदस्ती उस तंदूर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें आग लगाई जा रही थी। जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू उस तंदूर के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इस तंदूर में कागज नहीं, एक लाश जलाई जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले मैं आपको इससे पीछे की कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और इसी के सिलसिले में उसकी इससे जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना साहनी से होती है और नैना साहनी के थ्रू मतलूब करीम से। नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों कॉलेज में एक दूसरे के क्लासमेट थे और काफी पुराने दोस्त भी थे। दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा नैना साहनी से मिलता है तो वो उसे अपना दिल दे बैठता है। इसके बाद इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये गोल मार्केट एरिया में स्थित एक सरकारी फ्लैट 8/2A में पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। नैना साहनी को इस बात पर बहुत ऐतराज होता था कि सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर क्यों नहीं करता है, जिसकी वजह से शादी के कुछ वक्त के बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नैना साहनी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी मगर सुशील शर्मा उसे कुछ दिन बाद का कहकर टालता रहता था या उसके साथ मारपीट करता था। नैना साहनी ये सब सुन सुनकर थक चुकी थी। इन्हीं सब परेशानियों को वो अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से शेयर किया करती थी, पर सुशील शर्मा को नैना साहनी का मतलूब करीम से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो इन दोनों के रिश्ते को लेकर हमेशा शक करता था और नैना साहनी को हमेशा मतलूब करीम से बात करने के लिए मना किया करता था, पर नैना साहनी उसकी एक नहीं मानती थी, जिसकी वजह से अब सुशील शर्मा और नैना साहनी में और ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। नैना साहनी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ चुकी थी और वो अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना चुकी थी, जिसके बारे में वो अक्सर अपने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। उसी की मदद से ही वो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम को लगभग 7:30 बजे हमेशा की तरह सुशील शर्मा अपने घर पहुंचता है, जहां वो शादी करने के बाद अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना साहनी घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है, पर उसे देखते ही वो फोन बंद कर देती है।
सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फोन था, तो वो कोई जवाब नहीं देती, बस अपना शराब का गिलास उठाकर वहां से चल देती है। इस बात पर सुशील शर्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट नंबर पर रिडायल कर देता है। उसने अपनी ये आदत बना ली थी कि जब भी वो शाम को घर आता तो एक बार लैंडलाइन से लास्ट डायल नंबर को जरूर डायल करता था, ताकि वो चेक कर सके कि नैना साहनी किससे बात करती है। उस दिन भी गुस्से में सुशील शर्मा ने जब नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से फोन नैना साहनी के पुराने दोस्त मतलूब करीम ने उठाया। दूसरी ओर से मतलूब करीम हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुशील शर्मा कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि सुशील शर्मा भी मतलूब करीम को पहले से जानता था, तो वो उसकी आवाज पहचान जाता है। मतलूब की आवाज सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और इसी गुस्से में वो सीधा नैना साहनी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम अब भी उससे क्यों बात करती हो। तो नैना साहनी कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं किसी से भी बात करूं। उसके इस जवाब पर सुशील शर्मा गुस्से से लाल हो जाता है और अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां नैना साहनी पर चला देता है। नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। नैना की हत्या करने के बाद जब सुशील शर्मा का गुस्सा शांत होता है, तब उसे लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि जो भी हुआ वो अचानक से गुस्से में हुआ। ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसके बाद वो लाश को एक बड़ी सी काली पॉलीथीन में डालता है और उसे ऊपर से बेडशीट से लपेट देता है। इसके बाद वो घर के सारे खून को साफ करता है। रात के करीब 9 बजे के बाद वो बॉडी को घसीटता हुआ बाहर लाता है और अपनी व्हाइट कलर की मारुति की डिग्गी में नैना साहनी की लाश को रख देता है। इसके बाद वो तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लाश का क्या करे। उसके दिमाग में बस ये था कि किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर लाश मिल जाती है तो उसकी पोल खुल जाएगी। यही सोचते सोचते वो अपनी कार को पूरे कनॉट प्लेस में दौड़ा रहा था। कुछ देर के बाद उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो लाश को यमुना नदी में फेंक दे। यही सोचकर वो अपनी गाड़ी का मुंह आईटीओ की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा आईटीओ ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो कि यमुना पार करने के लिए बना हुआ है। पर उस दिन ब्रिज पर बहुत ट्रैफिक था और इसी ट्रैफिक के कम होने के इंतजार में वो अपनी कार को ब्रिज से इधर उधर घुमाता रहा। मगर काफी वक्त गुजर गया पर ट्रैफिक कम नहीं हुआ और उसे मौका नहीं मिला। उसे ये डर था कि कहीं किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया तो वो फंस जाएगा। इसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और रात के करीब 10 बजे गाड़ी को मोड़कर सीधा कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि उसका खुद का रेस्टोरेंट था। तब तक लोग वहां खाना वगैरह ही खा रहे थे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और सीधा मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंचता है। सारी जिम्मेदारी सुशील ने मैनेजर केशव को दे रखी थी। केशव के पास पहुंचकर वो कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद कर दो और सबको कह दो कि खाना खत्म हो गया है। सुशील शर्मा की बात सुनकर पहले तो केशव चौंक जाता है, क्योंकि आमतौर पर रेस्टोरेंट 12 बजे तक खुलता था, पर वो सुशील की बात को टाल भी नहीं सकता था। जब सब लोग चले जाते हैं तो सुशील केशव से कहकर सारे कर्मचारियों को भी घर भिजवा देता है। उसके बाद सुशील उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर देता है। अब उस पूरे बगिया रेस्टोरेंट में बस 2 ही लोग बचे थे। फिर जब केशव ने इन सब का कारण पूछा तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। पूरे रेस्टोरेंट में उस वक्त अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी जल रहा था। सुशील शर्मा उस तंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है, ताकि इसका कोई भी नामो निशान न बचे। ये बात सुनकर केशव और घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी था, इसलिए वो इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को पहले गाड़ी से निकालते हैं। उसके बाद बेडशीट और पन्नी को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद सुशील शर्मा ने देखा कि लाश बहुत धीरे धीरे जल रही है। वो चाहता था कि लाश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल जाए,
फिर वो केशव से रेस्टोरेंट में पड़े हुए यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, जिसे वो अपनी रैलियों में इस्तेमाल किया करता था, और सारे पोस्टर और बैनर उस तंदूर में जलती हुई लाश के ऊपर ठूंस देता है। आग तेज हो जाती है। अब वो तंदूर के पास पड़े मक्खन में से थोड़ा मक्खन निकालकर उस तंदूर में लाश के ऊपर डाल देता है। जैसे ही उसमें मक्खन डालता है, आग तेजी से बढ़ती है। फिर सुशील शर्मा वहां पर जितना भी मक्खन था सबको एक साथ उस तंदूर में डाल देता है, जिससे आग बहुत तेजी से भड़क जाती है। आग की लपटें इतनी ऊपर तक जा रही थीं कि वो रेस्टोरेंट के बाहर भी दिखाई दे रही थी। इसी पर अनारो देवी चिल्लाने लगी और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी तंदूर में जल रही लाश को देखकर चौंक जाते हैं और भाग के बाहर आते हैं। वो तुरंत पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं। अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू जबरदस्ती अंदर नहीं जाते तो शायद ये राज कभी बाहर आता ही नहीं। पुलिस फोर्स के वहां पहुंचने पर सुशील शर्मा को लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो वो जल्दी से पीछे से फरार हो जाता है, पर रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को पुलिस दबोच लेती है। तंदूर की आग को बुझाने पर उसके अंदर से अधजली इंसानी लाश निकलती है। उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। फिर बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है, पर वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और उन्हें घुमाता रहता है। अभी तक पुलिस को सुशील शर्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। उस तंदूर को जब अच्छी तरह से देखा गया तो उसमें नैना साहनी की पायल भी मिली, मगर लाश किसकी है ये अब भी एक पहेली ही थी और मैनेजर केशव अपना मुंह नहीं खोल रहा था। पुलिस के सामने उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मरने वाले की पहचान करना था। उसके बाद जब ये खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी एक लाश को तंदूर में जलने की खबर सुनी तो वो अंदर तक कांप गया। उधर सुशील शर्मा दिल्ली में ही रात गुजारने के बाद अगले दिन टैक्सी से जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर से फ्लाइट लेकर वो मुंबई पहुंचता है और वहां से मद्रास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब ये खबर अखबार में छपी तो नैना साहनी के दोस्त मतलूब करीम ने भी बगिया रेस्टोरेंट में हुए उस हादसे के बारे में पढ़ा। उसे कुछ शक हुआ तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिर उसने लाश की शिनाख्त की और एक अंगूठी को देखकर बताया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। उसने ये शक भी जताया कि इसका मर्डर उसके पति सुशील शर्मा ने किया हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के सामने दो नाम आए। पुलिस जब सुशील शर्मा को ढूंढने लगती है तो पता चलता है कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। पुलिस का शक और गहरा जाता है। 1-2 दिन में ही ये खबर पूरे देश में फैल गई और हर अखबार की हेडलाइन बन गई। जिस तरह तंदूर में अपनी ही बीवी की लाश जलाने की बात सामने आई तो लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। इससे पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को तलाश करते हुए उस फ्लैट नंबर 8/2A में पहुंचती है, जहां वो नैना साहनी के साथ रहा करता था। वहां से पुलिस को खून के निशान और खाली बुलेट्स के शेल मिले। अब यहाँ एक अलग ही थ्योरी बनने लगती है। बुलेट मिलने से पुलिस थोड़ी कश्मकश में पड़ जाती है, क्योंकि क्राइम सीन ये बता रहा था कि हत्या तंदूर में जलाकर की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जलकर मरने की बात बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उस वक्त के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणा शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया और तब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलाने से पहले नैना साहनी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि नैना साहनी को पहले इस फ्लैट में गोली मारी गई और फिर बाद में रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाया गया, मगर पुलिस ये कंफर्म करना चाहती थी कि लाश नैना साहनी की ही है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही लाश की शिनाख्त की थी। लाश का चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था। नैना साहनी के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है, पर बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद डीएनए टेस्ट करवाया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई। लाश और नैना साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट में पाया गया
कि दोनों सैंपल मैच हो रहे हैं। पुलिस को अब कंफर्म हो गया था कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी ही है। सारा सच सामने आने के बाद बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार भी पुलिस के सामने टूट गया और उसने सब कुछ बता दिया। मगर हत्या क्यों की गई ये पता लगाना अभी बाकी था। ये बात सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ सुशील शर्मा को ढूंढने लगती है। उधर सुशील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपने बाल मुंडवा लेता है और अपना पूरा हुलिया बदल देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, और एक वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है। इसके लिए वो दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो इसलिए उसे अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वो बैंगलोर चला जाता है, मगर ये खबर किसी तरह दिल्ली पुलिस को लग जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस बैंगलोर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा अपनी टीम के साथ बैंगलोर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही सुशील शर्मा को यह पता चलता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी है तो वो बैंगलोर कोर्ट में सरेंडर कर देता है। इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बैंगलोर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। उससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वो पुलिस को खूब घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर में ही वो टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर वो पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस उसको कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और सरेंडर कर लेते तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, पर मरने के बाद जिस तरह से तुमने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है वो वाकई डरावना है। 23 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील शर्मा को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। इस केस पर मैक्सवेल परेरा द्वारा एक किताब भी लिखी गई, द तंदूर मर्डर, द क्राइम दैट शुक द नेशन एंड ब्रॉट अ गवर्नमेंट टू इट्स नीज। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।